नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध और तनाव अब सिर्फ उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गया है। इसका असर दुनिया की अर्थव्यवस्था, व्यापार और सप्लाई चेन पर साफ नजर आ रहा है। खास तौर पर भारत जैसे देश, जो कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करता रहा, इस संकट से सीधे प्रभावित हो रहा है। भारत के पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पर मौजूद बड़े बंदरगाह जैसे नवी मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT और गुजरात का मुंद्रा पोर्ट इस समय भारी दबाव में है। हजारों कंटेनर बंदरगाहों पर अटके पड़े हैं। ऐसे व्यापारियों, किसानों और उद्योगों की चिंता बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है। मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष की वजह से जहाजों के रास्ते बदल दिए गए हैं। कई शिपिंग कंपनियों ने बुकिंग रोक दी है और समुद्री रास्तों पर जोखिम बढ़ गया है और इसका सीधा असर भारत के निर्यात और आयात दोनों पर पड़ रहा है। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि मिडिल ईस्ट का भारत के व्यापार में आखिरकार कितना बड़ा महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है। इस बात को समझने के लिए भारत के लिए मिडिल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले वो समझना होगा। मिडिल ईस्ट भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। भारत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी क्षेत्र से आता है। इसके अलावा कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, मांस, फल और सब्जियों का भी बड़ा निर्यात मिडिल ईस्ट के देशों में होता है। भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत और ईरान जैसे देश बेहद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट मार्केट प्लेस है। देशों में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं और वहां भारतीय खाद्य उत्पादों की डिमांड काफी ज्यादा है। भारत से हर साल लाखों टन बासमती चावल, फल, सब्जियां, मांस और दूसरे कृषि उत्पाद मिडिल ईस्ट भेजे जाते हैं। लेकिन इस समय मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव और संघर्ष की वजह से समुद्री रास्तों पर खतरा यानी कि रिस्क बहुत ज्यादा है और इसका असर सीधे भारत के व्यापार पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ क्यों इतना ज्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए। मिडिल ईस्ट के संकट को समझने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का महत्व आपको समझना होगा। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। ये पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है और हर दिन लाखों बैरल तेल और गैस के जहाज इस जल डमरू मध्य से होकर के दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचते हैं। और सोचिए, अगर यही बाधित हो जाए, भारत के लिए भी ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की बड़ी मात्रा में ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते से होती है। अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। ये इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। अब जहाजों के रूट बदलने से कैसे ये समस्या बढ़ गई है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बाद कई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने जोखिम भरे कदम उठाने से अपने जहाजों के रास्ते बदल दिए हैं। कई जहाज अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से होकर जाने के बजाय अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों से कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से जा रहे हैं। ये रास्ता काफी लंबा है और इससे यात्रा का समय कई दिनों से लेकर के कई हफ्तों तक बढ़ सकता है। और यही वजह है कि जब जहाजों को लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है तो सप्लाई चेन में देरी हो रही है। इससे माल बंदरगाहों पर अटका पड़ा है और यही स्थिति इस समय भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर देखने को मिल रही है। बंदरगाहों पर अटके हजारों कंटेनर्स हैं, जिसमें मिडिल ईस्ट के लिए जाने वाले हजारों कंटेनर इस समय भारत के बंदरगाहों में फंसे हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या में कंटेनर नवी मुंबई के JNPT पोर्ट और गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर अटके हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लगभग 23,000, जी हाँ, 23,000 कंटेनर मिडिल ईस्ट जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अब वो बंदरगाह पर ही रुके हुए हैं। इन कंटेनर्स में ज्यादातर कृषि उत्पादन और जल्दी खराब होने वाला सामान है। इससे किसानों और निर्यातकों दोनों को भारी नुकसान का खतरा हो रहा है। कृषि निर्यात पर सबसे ज्यादा असर किस तरह है वो समझना होगा आपको। भारत के कृषि निर्यात का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट जाता है, इसीलिए इस संकट का सबसे ज्यादा असर किसानों और कृषि व्यापारियों पर है। कई कृषि उत्पाद बंदरगाहों और समुद्र में ट्रांजिट के दौरान फंसे हुए हैं। इनमें प्रमुख उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि बासमती चावल की बात की जाए, लगभग 4 लाख टन
4 लाख टन बासमती चावल मिडिल ईस्ट भेजा जाना था। इनमें से करीबन 2 लाख टन चावल भारतीय बंदरगाहों पर, पोर्ट्स पर अटका हुआ है, जबकि बाकी 2 लाख टन ट्रांजिट में फंसा हुआ है। कह सकते हैं कि सिनेरियो, या यूं कहिए कि 2 सिचुएशंस यहां पर भी है। अंगूर की बात करें, करीबन 5000 से 6000 टन ताजा अंगूर निर्यात के लिए भेजे गए थे। ये माल लगभग 300 से ज्यादा कंटेनर्स में बंदरगाह और समुद्र में अटका हुआ है। प्याज की बात कर लें, प्याज का भी कंजप्शन सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र के नासिक क्षेत्र से निर्यात होने वाला प्याज भी बड़ी तादाद में फंसा हुआ है। करीबन 5400 टन प्याज, जो कि 150 से 200 कंटेनर्स में बंदरगाह पर अटका हुआ है। अब बात करेंगे केला और अनार की भी। केला और अनार जैसे फल भी बड़ी तादाद में निर्यात के लिए तैयार थे। करीबन 1000 से ज्यादा रीफर कंटेनर्स में इनको रखा गया। जो माल है वो बंदरगाहों में फंसा हुआ है। फ्रोजन बफेलो मीट भी फंसा हुआ है, जिसमें फ्रोजन बफेलो मीट की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट में बड़े पैमाने पर इसकी खपत भी है, निर्यात किया जाता है। करीबन 300 से ज्यादा पेरिशेबल कंटेनर्स में ये माल फंसा हुआ है। जल्दी खराब होने वाले सामानों की समस्या है, जिसमें फल हैं, सब्जियां हैं और मांस जैसे उत्पाद हैं, ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इसको विशेष कंटेनर्स में रखा जाता है, जिन्हें रीफर कंटेनर कहा जाता है। इन कंटेनर्स में लगातार ठंडा तापमान बना रहता है, रखना पड़ता है। लेकिन जब कंटेनर लंबे समय तक बंदरगाहों पर खड़े रहेगा तो ठंडा रखने के लिए लगातार बिजली की जरूरत होगी। इससे लागत बढ़ेगी और कई बार माल खराब होने के खतरा और ज्यादा पैदा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि फ्रिज में अगर कोई सामान बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखा रह जाए तो वो काला पड़ने लग जाता है। बाशी एपीएमसी में रिजर्व फ्लो संकट है। निर्यात रुकने की वजह से अब कई उत्पाद घरेलू बाजारों में वापस आने लगे हैं। इसे रिजर्व फ्लो कहा जाता है। मुंबई के पास स्थित बाशी एपीएमसी बाजार में इस समय ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है, जो कि फल और सब्जियां पहले निर्यात के लिए तैयार थी। अब वो देश अंदर ही बिकने के लिए उनकी वापसी हो रही है। इससे बाजार में अचानक से सप्लाई बढ़ गई है, जबकि डिमांड उतनी है नहीं। अब सप्लाई बढ़ती है तो कीमतें गिर जाती हैं। किसानों को कैसे नुकसान हो रहा है, अब आपको ये समझना पड़ेगा। निर्यात रुकने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो सामान बाहर जाना था ज्यादा पैसों में, वो अब मार्केट वापस आ रहा है। इंडिया के अंदर डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई ज्यादा हो गई है। एक फल जो 25 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, उसकी कीमत अब घटकर 15 रुपए किलो हो जाएगी। इससे किसानों की आमदनी पर असर पड़ेगा। कई किसानों ने निर्यात के हिसाब से अपनी फसल तैयार की थी, वो हाइब्रिडेड थी, बेहतरीन थी, लेकिन अब उन्हें कम कीमत पर अपना माल बेचना पड़ेगा। आयात पर भी असर पड़ा है, मार्केट पर असर पड़ा है। इस संकट का असर सिर्फ निर्यात पर नहीं है, बल्कि आयात पर भी है। भारत कई जरूरी उत्पाद बाहर से मंगाता है, मिडिल ईस्ट से आयात करता है, जिसमें हम ऑयल की बात करें और गैसेस की बात करें। मौजूदा संकट की वजह से इन उत्पादों की सप्लाई में भी देरी हो रही है। सल्फर, जिप्सम, करीबन 3 लाख टन सल्फर और जिप्सम की शिपमेंट में देरी हो रही है। ये दोनों उत्पाद उर्वरक और सीमेंट उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ड्राई फ्रूट्स की बात की जाए, खजूर की बात की जाए, ये भी मिडिल ईस्ट से आता है। करीबन 600 से 700 कंटेनर ड्राई फ्रूट और खजूर के बंदर अब्बास जैसे बंदरगाहों पर ये अटके हुए हैं। एलपीजी की बात करें, करीबन 5 बड़े गैस कैरियर जहाजों का रास्ता बदल दिया गया है, उनकी शिपमेंट टाल दी गई है। ठीक इसी तरीके से भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। भारत की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से ऑक्यूपाइड है, वहां से आता है, सप्लाई होती है। भारत का लगभग 85% एलपीजी आयात, एलएनजी 55%, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से, जल डमरू मध्य के रास्ते से आता है। अगर ये संकट लंबा चला तो गैस की कीमत बढ़ेगी, जो कि बढ़ गई है। ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी कि आपका बिजली का जो बिल है वो बढ़ेगा। इसका असर उद्योगों पर पड़ेगा, घरेलू गैस सिलेंडर्स की कीमतों पर पड़ेगा, जो कि पड़ रहा है। बंदरगाहों पर बढ़ता हुआ आर्थिक बदलाव और दबाव, बंदरगाहों पर फंसे हुए कंटेनर्स की वजह से लॉजिस्टिक कंपनियों और व्यापारियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। केवल जेएनपीटी पोर्ट पर ही लगभग 5000 कंटेनर्स खड़े हैं। इन कंटेनर्स को ठंडा रखने, सुरक्षित रखने के लिए रोजाना बिजली की खपत हो रही है। एक कंटेनर पर रोजाना लगभग 8500 रुपए तक का खर्चा हो रहा है, एक कंटेनर पर। और सोचिए, लाखों की तादाद में ये कंटेनर है। अगर कंटेनर को लंबे दिनों तक खड़ा रखना पड़ा तो ये लागत बढ़ जाएगी।
उद्योगों पर असर पड़ेगा, गल्फ कंट्रीज में कीमतों पर असर पड़ेगा और अगर ये संकट लंबे समय तक चलता है तो इसका असर भारत के उद्योगों पर भी पड़ सकता है। कई उद्योग ऐसे हैं जो मिडिल ईस्ट से कच्चा माल मंगाते हैं। अगर सप्लाई में देरी होती है तो उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इससे कीमतें बढ़ सकती हैं और बाजार में महंगाई भी बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को प्रभावित करेगा। जब समुद्री रास्तों पर खतरा बढ़ता है तो शिपिंग कंपनियां सावधानी बरतती हैं, यानी कि उनकी जो बीमा लागत है वो बढ़ जाती है। इससे जहाजों के रास्ते बदले जाते हैं, यात्रा लंबी हो जाती है और उसका मकसद ये पूरी दुनिया में सामान की डिलीवरी देरी से होने लगती है। और अगर संघर्ष लंबा चला तो क्या होगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष लंबा चलता है तो इसका असर गंभीर हो सकता है। संभावित असर के बारे में समझिए। कृषि निर्यात में गिरावट आएगी, किसानों को नुकसान होगा, उद्योगों की लागत बढ़ना तय है, ऊर्जा कीमतों में वृद्धि होगी, घरेलू बाजार में महंगाई आएगी और इसीलिए भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की नजर फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात पर टिकी हुई है, जो कि सुधरते नजर नहीं आ रहे। भारत के सामने विकल्प क्या है? भारत इस संकट से निपटने के लिए कुछ एक कदम है जो उठा सकता है, जैसे कि नए व्यापारिक बाजार तलाश सकता है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, इतनी जल्दी शिफ्टिंग मुश्किल है। वैकल्पिक समुद्री मार्गों का इस्तेमाल कर सकता है जो कि लंबे हैं। ऊर्जा के नए स्रोत ढूंढ सकता है, जिसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट लगातार लोगों को प्रमोट कर रही है, पर वो भी इतनी जल्दी इनिशिएटिव लेना और चेंज करना मुश्किल है। सप्लाई चेन को मजबूत करना, सरकार और व्यापारिक संस्थाएं मिलकर के इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सब कुछ आप पर है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ युद्ध, आखिर में तनाव अब सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया है, इसका असर वैश्विक है। व्यापार, ऊर्जा, बाजार, सप्लाई चेन पर पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। बंदरगाहों पर हजारों हजार कंटेनर्स अटके हैं, कृषि निर्यात प्रभावित हो रहा है और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर ये संकट जल्द खत्म नहीं हुआ तो इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योगों और आम लोगों की जिंदगी, हमारी आपकी जिंदगी पर और ज्यादा पड़ेगा। इसीलिए दुनिया की नजर फिलहाल मिडिल ईस्ट की स्थिति पर टिकी हुई है। आज के इस एक्सप्लेनर में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। मैं पूजा मोहन पांडे, साइनिंग ऑफ।